नमस्कार, गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं भारत 24, साथ में आपके शिखा ठाकुर। 24 के चक्रवर्ती में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस प्रोग्राम में सियासत की खबरें मैं आपको दिखाऊंगी, वो खबरें जो 24 के चुनाव पर सीधा असर डाल सकती हैं, और इसके लिए शतरंज की बिसात भी बिछनी शुरू हो गई है। 24 के चक्रवर्ती में आज जिन मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे, उनमें सबसे पहला और प्रमुख मुद्दा है बिहार से। लालू और नीतीश की मुलाकात आधे घंटे तक हुई। क्या कुछ मीटिंग में हुआ, वो इनसाइड स्टोरी आपको हम बताएंगे। फिर चलेंगे राजस्थान के सियासी घमासान में ओवैसी की एंट्री किसकी मुश्किल बढ़ाने वाली है, ये भी बताएंगे। उधर पीएम मोदी ताबड़तोड़ रैलियां करके 2024 की सरगर्मी को बढ़ाने जा रहे हैं, तो उधर मध्य प्रदेश के सियासी समर में अखिलेश की एंट्री ने कांग्रेस की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा दी है। एक एक कर इन तमाम खबरों पर हम डिटेल लेंगे और डिटेल से बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहली और अहम खबर बिहार की है। लालू प्रसाद और नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के दो क्षत्र दोनों एक साथ हैं, लेकिन बीते कुछ दिनों से नीतीश के अलग होने की चर्चाओं ने शायद लालू को परेशान कर दिया, और यही वजह है कि आज लालू प्रसाद यादव खुद एक अणे मार्ग यानी कि मुख्यमंत्री आवास पहुंचे, जहां दोनों नेताओं की मुलाकात हुई, बातचीत हुई, लेकिन बंद कमरे के भीतर क्या कुछ हुआ वो भारत 24 आज आपको यहां बताने वाला है। क्या कुछ बातचीत हुई इस मीटिंग में, ये आपके लिए समझना जरूरी। मुलाकात कहां हुई? एक अणे मार्ग में, जो कि मुख्यमंत्री आवास है। आज यानी 28 सितंबर को ये मुलाकात हुई और तकरीबन 30 मिनट तक दोनों की मुलाकात चली। सीट शेयरिंग, मनोज झा का स्टेटमेंट, इन तमाम मुद्दों पर दोनों की बातचीत हुई। और ये मीटिंग अहम इसलिए भी क्योंकि नीतीश के अलग होने की चर्चाएं इस वक्त बाजार में गर्म थी, और यही वजह रहा कि लालू प्रसाद यादव खुद नीतीश से मिलने के लिए पहुंचे। सीटों का बंटवारा, ये भी एक अहम मुद्दा रहा। और अभी फिलहाल कौन कौन बेचैन है? कांग्रेस और वाम दल के तमाम नेता। इसलिए ये मीटिंग बेहद अहम माना जा रहा है। आज से 4 दिन पहले यानी 24 सितंबर को नीतीश कुमार अचानक राबड़ी देवी के आवास पहुंचे, लेकिन उसी दिन लालू राजगीर जाने के लिए निकल रहे थे। ऐसे में लालू से चलते चलते ही उनकी बातचीत हुई और बाद में नीतीश कुमार ने राबड़ी देवी और तेजस्वी से वहां मुलाकात की। अब इसमें दावा यह है कि उस दिन भी जरूरी मुद्दों पर ही चर्चा हुई। अब आज की मुलाकात को लेकर के किसने क्या कुछ कहा है, वो भी आपको सुनवा देते हैं। नीतीश कुमार जी 7 जन्म में भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखने के लायक भी पार्टी वो नहीं है, जिसकी तरफ देखा जाए। वो पार्टी ऐसा है जिसके तरफ थूकने क्या है भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व जी। भारतीय जनता पार्टी ने देश की जनता से जो वादा किया, एक तो वादा पूरा किया है। सपना देखने में तो कोई नहीं मना करेगा, लेकिन 24 में भारत की जनता ने मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार चुका है। जो माहौल है मोदी के लिए है, इसलिए मेरे अंगने में तेरा क्या काम है नीतीश बाबू। अब जब आपको संयोजक तक नहीं बनाया तो मुंगेरी लाल के सपने देखना हो तो देखें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नाक के नीचे उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष सदन में गला फाड़ फाड़ कर मणिपुर को लेकर चिंता अपनी जाहिर कर रहे थे। आज जब उन्हीं की सरकार में उनकी नाक के नीचे उसी तरीके की घटना को जब अंजाम दिया जाता है, तो ये लोग जाना तक वहाँ पर ज़रूरी नहीं समझते। ये दर्शाता है कि इनकी दोहरी नीति है। इंडिया अलायंस जो इंडिगो बनने वाली है, अब हवा में एक दूसरे पे चोंच मार रहे हैं। आम आदमी पार्टी कांग्रेस को चोंच मार रही है, उधर ममता दीदी पे कांग्रेस चोंच मार रही है, तो सब एक दूसरे को चोंच मारते रहेंगे। ये ऐसे कौवे हैं जिनका कभी यूनिटी नहीं होने वाला। मैंने तो पहले ही कहा था ना, विपक्षी पक्षियों में कभी अलायंस नहीं होता है। ये एक दूसरे से जलन, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा की इतनी भावना रखते हैं कि इसमें इनको ना देश दिखता है ना कुछ दिखता है। ये एक दूसरे को ही बर्बाद कर देंगे। ये हमारे मुकाबले है ही नहीं। और इसी बीच रायपुर से एक बड़ी जानकारी मिल रही है। अमित शाह जेपी नड्डा की मैराथन बैठक वहां पर लगातार जारी है। बीजेपी के प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं की यहां पर बैठक हो रही है। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में ये बैठक है। बीजेपी की दूसरी सूची को लेकर के एक बार फिर से यहां अंदर खेमे में मंथन चल रहा है। घोषणा पत्र, चुनाव की तैयारी को लेकर के यहां पर चर्चाएं हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रवास को लेकर के भी यहां पर चर्चाएं। दोनों परिवर्तन यात्रा का फीडबैक भी यहां पर ये दोनों ले रहे हैं। तो देखिए, चूंकि एमपी में चुनाव और ऐसे में, माफ कीजिएगा, हम फिलहाल छत्तीसगढ़ का जिक्र कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आने वाले दिनों में चुनाव और ऐसे में अमित शाह जेपी नड्डा की मैराथन बैठक लगातार जारी है। और चले आगे बढ़ते हुए बात करेंगे हम राजस्थान की।
राजस्थान में सियासी सरगर्मियां लगातार बढ़ रही है। बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों की अपनी अपनी इस वक्त तैयारियां हैं और इसी बीच ओवैसी की एंट्री ने और हलचल बढ़ा दी है। राजस्थान में ओवैसी किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको गहलोत के मिशन 2023 की जानकारी दे देते हैं। क्या कुछ मिशन है? 9 दिनों में 18 जिलों का दौरा, 38 विधानसभा सीटों को वो कवर करेंगे। 10 मंदिरों में गहलोत दर्शन पूजन करेंगे। 3160 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। राजस्थान को मॉडल राज्य बनाने के लिए वहां सुझाव मांगते गहलोत नजर आएंगे। सुझाव को जन घोषणा पत्र में भी शामिल किया जाएगा। जयपुर, सीकर, चूरू, नागौर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, सिरोही, जालौर, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ से ये यात्राएं गुजरने वाली है। 16 स्थानों पर जनता से संवाद होगा। 11 टाउन हॉल मीटिंग होगी। 5 रोड शो समेत 10 नुक्कड़ सभाएं होंगी। 4 जगहों पर महिला सम्मेलन होगा। 8 स्थानों पर युवाओं से सीधा संवाद और यात्रा का पहला चरण बुधवार 27 से 30 सितंबर तक, दूसरा चरण 3 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक चलने वाला है। अब इसके मायने क्या हैं, इस पे भी बात करेंगे, क्योंकि यहाँ एंट्री हो गई है अब असदुद्दीन ओवैसी की। राजस्थान में 40 सीटें मुस्लिम बाहुल्य है, इसलिए ओवैसी ने तैयारियां और ज्यादा तेज कर दी हैं। कैसे इफेक्ट कर रहा है वो भी आप समझिए। राजस्थान में चुनाव लड़ने वाली है AIMIM। हैदराबाद से ओवैसी ने इसका ऐलान किया। कई महीनों से राजस्थान का लगातार ओवैसी दौरा कर रहे हैं, जैसे कि जयपुर, नवलगढ़ और फतेहपुर में वो पहले ही रैली कर चुके हैं। मुस्लिमों से उनके मुद्दों को वहां पर ओवैसी उठा चुके हैं। अब 30 से 40 सीटों पर चुनाव लड़ने की भी तैयारी ओवैसी की इस वक्त है। 2018 में 40 मुस्लिम बाहुल्य सीटों में से 29 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। अब आपको राजस्थान का जातीय समीकरण भी समझाते हैं, जो सीधा सीधा 2024 को अफेक्ट करेगा और विधानसभा चुनाव को भी अफेक्ट करेगा। ओबीसी 40%, SC 18%, ST 14%, मुस्लिम 9% और सवर्ण 19% कुल यहाँ पर हैं और इसी के इर्द गिर्द पूरी सियासत इस वक्त घूम रही है। लेकिन इसके अलावा राजस्थान में कुछ जरूरी फैक्टर्स भी हैं, जैसे कि पहला फैक्टर है जाट, 10% इनकी आबादी, राजपूत 6%, मीणा 7% और गुर्जर हैं 5%। तो ये पूरी राजनीति इनके इर्द गिर्द घूम रही है। लेकिन खबर ये भी है कि बीजेपी भी मुस्लिम सीटों पर खास फोकस इस वक्त कर रही है और बीजेपी में भी कई मुस्लिम चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। उनमें सबसे अहम नाम मेवाती से हमीद खान, कामा से अमीन पठान, कोटा उत्तर से मजीद मालिक, कमांडो हवा महल से सादिक खान, बीकानेर पूर्व से मुमताज भाटी, डीडवाना से यूनुस खान, सीकर से मेहरूनिशा टांग, लाडनू से हिदायत खान, धौलिया पोखरन से जीवन खान और पुष्कर से मुंतीश अली खान। इन तमाम लोगों का नाम भी इसमें शुमार है। चलिए कुछ और सियासी खबरों का रुख कर लेते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव एनडीए और इंडिया दोनों के लिए बेहद अहम है। तैयारियां दोनों की शुरू हो चुकी है और उधर प्रधानमंत्री मोदी खुद पिच पर उतर चुके हैं और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी भी कर रहे हैं। फोकस है मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, क्योंकि इन राज्यों में 2023 के आखिर में ही चुनाव होना है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में पीएम 25 सितंबर को भी रैली कर चुके हैं और बीते 11 महीनों में प्रधानमंत्री मोदी 9 बार राजस्थान भी गए हैं, तो बीते 6 महीनों में 7 बार मध्य प्रदेश गए। अब मोदी क्या करने जा रहे हैं, अगला हफ्ता क्यों अहम है, ये भी आपको बताते हैं। सबसे पहले क्या कुछ वहां होने वाला है, महासंग्राम में मोदी की कैसे एंट्री हो गई है। सबसे पहला जो समय है वो है 30 सितंबर का, बिलासपुर छत्तीसगढ़। फिर 1 अक्टूबर को महबूब नगर और तेलंगाना में मौजूदगी होगी पीएम की। 3 अक्टूबर को निजामाबाद तेलंगाना में, 2 और 5 अक्टूबर को मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी रहने वाले हैं और यहीं से वो चुनाव का प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे। देखिए, बात होगी अखिलेश की। अखिलेश यादव के 2 दिनों के मध्य प्रदेश दौरे ने अब एक सवाल को जन्म दे दिया है और वो सवाल ये है कि क्या 2024 से पहले सपा और कांग्रेस में तनातनी बढ़ जाएगी। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि अखिलेश यादव ने एक स्टेप आगे बढ़ते हुए रीवा की सिरमौर सीट से लक्ष्मण तिवारी को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। अखिलेश ने यहां कहा कि हमारे लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री बन जाओ, लेकिन हम तो इतना जानते हैं कि जिससे प्रधानमंत्री बनना है वो यूपी आए। पहले भी अखिलेश ये बात कह चुके हैं कि अब वो त्याग बिल्कुल नहीं करेंगे और अब वो मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ऐसे में इंडिया में सपा और कांग्रेस के कैसे रिश्ते रहेंगे, ये एक बड़ा सवाल इस वक्त बन गया है। अखिलेश ने यहाँ ये भी कहा कि मध्य प्रदेश का गुर्जर समाज सपा के साथ है।
साथ ही अखिलेश ने यह भी कहा कि 20% टिकट महिलाओं को देंगे। अब समझिए, ये पूरा गणित आपको समझना जरूरी है। दरअसल अखिलेश का दावा है कि सपा मध्य प्रदेश में 60 सीटों पर मजबूत स्थिति में इस वक्त नजर आ रही है। तो ये पूरा गणित 2024 के इर्द गिर्द घूमता है, जिसमें इन तमाम 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव तो है ही, लेकिन 2024 में आम चुनाव और तमाम पार्टियों का फोकस इस वक्त उस चुनाव पर है। लेकिन अखिलेश ने क्या कुछ कहा है और उसके क्या मायने निकलते हैं, आपको हम ये सुनाते हैं। जो ये बिल लेकर के आए हैं, कम से कम उन्हें साबित करना चाहिए कि मध्य प्रदेश की जो सूची होगी, जिसमें चुनाव लड़ाने के प्रत्याशी होंगे, उसमें कम से कम 33% महिलाएं दिखाई दें और 33% वो हों जो उनकी कार्यकर्ता हों, उनकी पार्टी के संगठन की माताएं बहनें हों। और अगर ये 33% नहीं देते हैं तो इसका मतलब यह है कि लोकसभा में और राज्यसभा में केवल देश की जनता को धोखा देने के लिए और खासकर माताओं बहनों को धोखा देने के लिए बिल लेकर के आए हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी, जो समाजवादी पार्टी ने पक्ष रखा कि पिछड़े मुसलमान भाई अल्पसंख्यक उनकी भी भागीदारी हो, तो समाजवादी पार्टी अपने पार्टी स्तर पर जरूर विचार करेगी कि अगर हमें 20% भी महिलाएं लड़ानी पड़ी तो हम लोग 20% लड़ाने का काम करेंगे।